अपने थर्ड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए आज हम करेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यूनिट के इस सब पार्ट में मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हमने करनी है और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारी जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आती है, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मतलब कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कोलबर्ग ने किस तरह से बताया है कि बच्चे में नैतिक विकास किस तरह से होता है। प्रारंभिक जब बिल्कुल स्टार्टिंग एज है बच्चे की, बिल्कुल बचपन में जो है, तब बच्चे को नैतिकता के बारे में नहीं पता, नैतिकता का कंसेप्ट क्या कुछ है वो उसे नहीं पता। जो उसका व्यवहार है सामाजिक वृत्तियों के द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो नेचुरल चीजें उसके आसपास हो रही है, नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं उसके, जो उसकी मतलब नेचुरल नीड्स वगैरह हैं, भूख लगी तो रो लिया, खाना मांग लिया कि पेरेंट्स को समझ में आ गया, किसी और चीज की जरूरत हुई तो उस तरह से उससे मतलब नेचुरली जो घटनाएं हो रही हैं उससे उसका व्यवहार नियंत्रित होता है। और उसकी वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए समाज पुरस्कार, दंड, प्रशंसा एवं निंदा की व्यवस्था करता है। मतलब अगर बच्चे ने कोई अच्छा कार्य करा तो उसकी प्रशंसा की जा रही है, गलत किया तो निंदा की जा रही है। उसे समझ में धीरे धीरे आ रहा है किस चीज से उसे फायदा हो रहा है, कहाँ पुरस्कार मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका वो व्यवहार नियंत्रित होता जाता है। इसके अतिरिक्त जो है स्वयं बालक भी विभिन्न क्रियाओं से संपन्न होने वाली चीजों से सुख दुख का अनुभव करता है। मतलब उसे किस चीज से अच्छा लग रहा है, किससे बुरा लग रहा है, तो सुख दुख उसे पता लग रहा है। मनोवैज्ञानिक जो है इस बात का काफी अध्ययन का प्रयास किया है कि जो बालक, ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, स्वाभाविक वृत्तियां हैं, बच्चा कैसे सामाजिक नियमों और मर्यादाओं के अनुसार आचरण करके नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करने लगता है। मतलब क्या है, पहले जो नेचुरल इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चा काम कर रहा है, जो उसे अच्छा लगा, जिससे उसे प्राइज मिला उसने वो दे दिया, अच्छा ज्यादा काम करने लग गया। लेकिन धीरे धीरे ये जो इनसे नियंत्रित हो रहा है सामाजिक नियम और मर्यादाओं के अनुसार, कैसे वो आचरण करेगा, नैतिक व्यवहार में आएगा। तो नैतिक क्षमता के विकास के संदर्भ में कि इसका विकास कैसे होता है, अधिकतर मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है, मतलब सबका विचार मिलता जुलता नहीं है। नैतिक विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो मेनली हमारे सिलेबस में है वो पियाजे और कोलबर्ग के सिद्धांत हैं, लेकिन अभी आज हम कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले और जो थोड़े बहुत एक दो मनोवैज्ञानिक के विचार हैं वो हम देखेंगे। जैसे फ्रायड कहते हैं कि जब बच्चा माता पिता की भावनाओं और अभिव्यक्तियों को जो है उनसे ग्रहण कर रहा है और उनसे ही ग्रहण करी हुई नैतिकता को आगे चलकर कॉन्शियसनेस का रूप धारण कर लेती है। मतलब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, पेरेंट्स से जो कुछ सीखता है वही उसके लिए नैतिकता हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करता है, वही उसका विवेक होता है। बालक जो है नैतिक आचरण के लिए भीतर से निर्देशित होता है, जो जैसा व्यवहार उसके सामने किया जाएगा धीरे धीरे उसके मन में वैसे ही बैठता जाएगा, वैसी ही छवि बन जाएगी। तो नैतिक विकास में यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि बाल्यकालीन अनुभूतियों को महत्वपूर्ण संबंध है। मतलब बचपन में उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, उसके सामने कैसा व्यवहार किया गया, वही मेन अनुभूतियां बेस का काम करती हैं। फिर ऐसे सीयर्स ने कहा कि बालक के जो नैतिक विकास है, समाजीकरण और शिशु पालन विधियों पर इनका बहुत ज्यादा रोल है। समाजीकरण और शिशु पालन विधि की उसका पालन पोषण कैसे किया गया, समाज से उसे क्या मिला, उस पर डिपेंड करती है। ऐसे बंडूरा और वाल्टर्स ने कहा कि बच्चे में जो नैतिक विकास है सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग का परिणाम होता है कि सामाजिक रूप से उसने क्या सीखा, कैसे लर्निंग हुई, कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन जो उसके सामने दिखा, उसका परिणाम होता है। बच्चा अपने परिवेश में जो नित्य मॉडल्स के व्यवहार का अनुसरण करता है। मॉडल्स मतलब जो उसके सामने माता पिता, बड़े भाई बहन और परिवार के सदस्य जैसे व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आचरण ग्रहण करता है। वही बात है, माता पिता, बड़े भाई बहन, अध्यापक आदि इनका अनुकरण करता है। ऐसे स्किनर ने कहा कि जो रेनफोर्समेंट का भी प्रभाव काफी पड़ता है कि कोई भी व्यवहार बच्चे ने किया उसके रिस्पॉन्स में उसे क्या मिला, दंड या पुरस्कार, मतलब किस तरह का रिस्पॉन्स उसे मिला, उस हिसाब से उसका व्यवहार जो है निर्देशित होता है और नैतिक विकास जो है उसके अंदर होता है। ये तो था साहब जो बाकी मनोवैज्ञानिक ने कहा। अब हम बात करेंगे कोलबर्ग की। कोलबर्ग का इन सबसे थोड़ा हटके है सिद्धांत, वो अपने उनके अपने विचार हैं। उन्होंने बताया कि नैतिक विकास जो है कैसे होता है। जो बेसिक एजम्पशन है इस थ्योरी की वो क्या है, वो कहते हैं बालक के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए तर्क और
विश्लेषण करना काफी आवश्यकता है। जो बच्चे की प्रतिक्रियाएं जो वो प्रदर्शित कर रहा है उसके आधार पर हम नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगा सकते। मतलब एकदम बच्चा जो भी व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान नहीं लगाएंगे कि उसका व्यवहार ऐसा है, क्योंकि कई बार क्या है, अधिकतर परिस्थितियों में बच्चा जो है भय या पुरस्कार के कि कोई हमने डरावा दे दिया कि अगर ऐसे करोगे तो आपकी पिटाई होगी, डर के कारण हो सकता है अलग तरह का व्यवहार कर रहा हो, या कोई पुरस्कार कोई प्राइज का हमने उसे लालच दे दिया तो वो ऐसे करे। भाई जो वांछनीय है, जो हम चाहते हैं कि बच्चा ऐसा व्यवहार करे, हो सकता है हम वो उससे डर से करवा रहे हों, दबाव बनवा के करवा रहे हो, या कोई हम उसे लालच दे के करवा रहे हो, नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय के कारण व्यवहार नहीं कर रहा क्योंकि उसे सामने कुछ दिख रहा है इस वजह से कर रहा है। तो कोलबर्ग ने कहा कि बालक को कई बार अगर हम डिलेमा में रखें, मतलब धर्म संकट की स्थिति में रखे अगर कोई व्यवहार करवाते हैं तो उस परिस्थिति में बच्चा कैसा व्यवहार करता है, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि उचित व्यवहार उसका कैसे है, तब हम निर्णय ले सकते हैं। और कोलबर्ग के इस उपागम को हम प्राणीगत उपागम ऑर्गेनिक अप्रोच कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि कोई ऐसे अचानक से सिचुएशन हम बच्चे के सामने प्रकट करें, प्रेजेंट करें कि फिर हम उस परिस्थिति में देखें कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, तब हमें एक्चुअल पता लगेगा कि बच्चे का व्यवहार या नैतिक विकास किस तरह से हो रहा है। फिर जो सेकंड है, इसमें कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। कि क्योंकि स्टेज थ्योरी इसलिए कहते हैं, कोलबर्ग ने अपने पूरे डेवलपमेंट की थ्योरी को 6 पार्ट में 6 स्टेजेस में बांटा है और इन्हीं को उन्होंने सार्वभौमिक माना है। वो ये कहते हैं कि सभी बच्चे इन अवस्थाओं में से गुजरते हैं, एक क्रम के बाद दूसरा क्रम आता है, इनका निश्चित क्रम है, हम क्रम को बदल नहीं सकते, एक क्रम के बाद दूसरा आएगा। और नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था में जो पाए जाने वाली नैतिकता गुण है अन्य अवस्थाओं की नैतिकता से भिन्न होता है। मतलब हर स्टेज की अपनी क्वालिटी है, अपना विचार है। प्रत्येक अवस्था में बालक की जो तर्क शक्ति है, जो रीजनिंग है, वो अलग तरह की होती है। मतलब हर स्टेज में रीजनिंग उसकी बढ़ती है, अलग अलग तरह की होती है। तो कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस में बांटा है। अभी हम 1 बाय 1 ये स्टेजेस भी देखेंगे। अभी एग्जेप्शंस हम देख रहे हैं। नेक्स्ट ये, जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बच्चे के अंदर कुछ गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस हमारे होते हैं, क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है उसकी, और ये देखते हैं कब और कैसे उत्पन्न होंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। मतलब इस पे विचार किया जाता है, जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बच्चा जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो किस तरह का हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन है एक क्रमिक रूप से आते हैं, अचानक से एकदम पैदा नहीं हो जाते, किसी अवस्था विशेष में पहुंचने के बाद आते हैं। बच्चा उस अवस्थाओं की विशेषताओं का ही प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि कई अवस्थाओं के मिश्रित रूप, जैसे फर्स्ट टू सेकंड गए, सेकंड टू थर्ड गए, जब तक फोर्थ फिफ्थ में पहुंचेंगे, जो पहले जिन अवस्थाओं से गुजर के आया उनकी विशेषताएं भी बच्चों में हैं ऑलरेडी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बच्चा आ रहा है। तो बच्चे का जो अवस्था, जो उस समय व्यवहार कर रहा है, उसके अनुसार ही, उस अवस्था के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे के व्यवहार के बारे में जानते हैं। ऐसे कोलबर्ग के सहयोगी थे इन्होंने ये कहा कि सभी बच्चे जो हैं नैतिकता की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, परंतु सभी बच्चे जो हैं अधिकतर मैक्सिमम 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। नैतिक अवस्था की जो अंतिम अवस्था तक पहुंचने वाली बच्चों की संख्या है वो बहुत कम होती है। नैतिक जो है तर्क शक्ति, चिंतन की क्षमता, ये क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो इस वजह से तर्क शक्ति, चिंतन में, इनमें सब में इनकी वजह से बच्चों में भी डिफरेंसेस होते हैं। ये जो भिन्नताएं हैं विकास की गति और सीमाओं की वजह से भी होती है, क्योंकि हर बच्चे में सेम डेवलपमेंट नहीं होता, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा ही आएगा। अब हम देखेंगे स्टेजेस कौन कौन सी हैं मोरल डेवलपमेंट की, जो कोलबर्ग ने स्टेजेस बताई हैं, नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, वो कौन कौन सी हैं। मेनली कोलबर्ग ने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, 6 स्टेजेस बताई हैं, लेकिन उन्होंने दो अवस्थाओं को एक साथ रख के 3 स्तर बना दिए। 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल, थर्ड है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये जो 3 स्तर हैं इनमें किस तरह से उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की व्याख्या की है। सबसे पहले आता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल में ये क्या है, जब बालक किसी बाहरी तत्व या भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है, मतलब कोई भी घटना हुई, भौतिक घटना के संदर्भ
संदर्भ में वो ये देखता है कि कोई भी आचरण है वो उसका नैतिक है या नैतिक है, तो जो नैतिक यहाँ पे तर्क शक्ति है, मोरल रीजनिंग है, ये प्री कन्वेंशनल लेवल की कही जाती है। और प्री कन्वेंशनल लेवल में कौन सी दो अवस्थाएं हैं, जैसे आपको बताया जो ये इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, इनमें दो स्टेजेस हमारी आएंगी। तो प्री कन्वेंशनल में आती है आगे दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, सेकंड है स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था। आगे हम दंड की अवस्था में क्या बताया है, ये कहते हैं कि ये जो कोलबर्ग ने बताया कि इस अवस्था में बच्चे जो हैं, जो चिंतन है वो दंड से प्रभावित होता है। परिवार में बड़े सदस्य हैं और उन्होंने बच्चों को कोई कार्य करने के लिए दिया, अगर वो बच्चा वो उनकी बात नहीं मानेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो बच्चा ये सोचता है कि उस पनिशमेंट से बचने के लिए मैं ये काम कर दूं, मतलब मुझे पनिशमेंट ना मिले मैं ये काम कर दूं। तो ये निर्णय क्या हुआ, क्यों बच्चे ने काम करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर था, दंड का भय था। और आगे का पालन इसलिए किया गया सिर्फ कि लोग जो है उसको दंडित ना करें। तो इस प्रकार में क्या है, नैतिक विकास जो हुआ शुरू की अवस्था में पनिशमेंट को ही नैतिकता का मुख्य आधार माना गया है कि जो पनिशमेंट है बेस वो है कि बच्चे को सिखाया जा रहा है पनिशमेंट के बिहाव पे। फिर है स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था है। इसमें क्या है, बच्चे का जो चिंतन का स्वरूप है ना वो बदल गया है। कई बार बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को बड़ी प्रकार से समझने लगता है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी खुद की क्या इच्छाएं हैं, और वो जो खुद कार्य करेगा उसके द्वारा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यदि कोई उसकी इच्छा झूठ बोलने से भी पूरी हो रही है तो वो झूठ भी बोलेगा, उसके लिए झूठ बोलना भी नैतिक हो जाएगा। जैसे भूखे रहने पर किसी वस्तु को चुरा के खा लिया तो वो उसको भी अपना नैतिक आचरण मानेगा, क्योंकि उसे भूख लगी थी, उसे चाहिए था, उसे वो काम ठीक लगेगा कि वो यही नैतिक आचरण है। इस अवस्था का आधार जो है ईगो है, क्योंकि इसमें इच्छाएं और आवश्यकताएं जो है उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार बन जाती हैं। मतलब उसकी नैतिक तर्क शक्ति कहाँ है कि उसने अपनी इच्छा पूरी करनी है, चाहे वो गलत तरीके से करे। तो ये हमारी स्टेज ऑफ ईगो हुई। अब सेकंड स्टेज आया हमारी, यहाँ पे लेवल आया, सेकंड लेवल है कन्वेंशनल स्तर, जो हमारी जिसके अंदर दो स्टेजेस हैं, स्टेज ऑफ एप्रीहेंशन, प्रशंसा की अवस्था, और स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की जो अवस्था है। अब प्रशंसा की अवस्था क्या है, इसमें जब बच्चा कोई कार्य सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो कोई भी काम कर रहा है, इस स्टेज तक आते आते समाज में उसकी किस तरह से प्रशंसा हो रही है, कैसे निंदा हो रही है, उसको ये सारा कुछ समझ में आने लग जाता है। तो निंदनीय आचरण मतलब जिसकी लोग निंदा करें, ऐसे व्यवहार से बचने के लिए बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं। और दूसरी ओर समाज जो है बच्चों की जो विशिष्ट भूमिकाएं हैं, जो रोल्स हैं, अच्छे रोल की कामना करते हैं कि उनकी जो भूमिका है, जो रोल है वो उसको निर्वाह करें। उन्हें अप्रूवल मिलती है कि बच्चे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, कि हाँ आप समाज में अच्छा कार्य कर रहे हो। और इसी अवस्था के दौरान उन्हें जो व्यवहार है उचित और नैतिक मानते हैं, तो वो परिवार, स्कूल, पड़ोस वगैरह से जो भी प्रशंसा या मान्यता प्राप्त जो वो करते हैं, प्रशंसा मिल रही है, तो बच्चे की जो चिंतन का स्वरूप है वो यही है कि सामाजिक परिवेश है, भौतिक घटना है, वो उसमें कैसा व्यवहार कर रहा है जिससे कि उसे प्रशंसा मिल रही है। तो ये स्टेज ऑफ हमारी एप्रीहेंशन होती है। नेक्स्ट है इसमें हमारी स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति सम्मान की अवस्था क्या होती है, कैसे सम्मान मिल रहा है, ये भी अवस्था काफी महत्वपूर्ण है। कोलबर्ग ने ये कहा कि समाज के अधिकांश सदस्य जो है ना इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए पहले इसलिए महत्वपूर्ण मानता है, समाज को इसलिए मानता है बच्चा, क्योंकि उसे समाज से स्वीकृति और प्रशंसा मिल रही है। समाज को में वो अपने आप को भी एक लक्ष्य मान रहा है कि हाँ मेरी भी एक ड्यूटी है, मैंने भी ये ड्यूटी निभानी है, काम करना है। तो वो समाज की प्रथाओं, परंपराओं, नियम आदि को इन सब में अपना विश्वास विकसित करके, आशा विकसित करके समाज व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है, मतलब समाज के नियमों को मानने लग जाता है। बच्चा ये चाहने लगता है कि उसे कोई भी अच्छा कार्य इसलिए करना है क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, वो एक सामाजिक एक स्टेटस रखता है, एक सामाजिक समाज में रहना है, एडजस्टमेंट करनी है, तो उसे समाज के नियमों का पालन करना है। तो समाज के नियमों के अगेंस्ट अगर वो कोई कार्य करेगा तो वो नैतिक होगा, उसे यहाँ नैतिक अनैतिक का फर्क पता लग रहा है। अब थर्ड और लास्ट स्टेज है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल में हमारे कौन कौन सी दो स्टेजेस होती हैं, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था, और स्टेज
स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, विवेक की अवस्था। क्या है सामाजिक जो समझौता है इसकी अवस्था? देखिए, जब इस अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो बच्चे के नैतिक चिंतन में जो है काफी परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति जो है पारंपरिक लेन देन में विश्वास करने लगता है। वो ये स्वीकार करता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में एक संबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट है। सामाजिक नियम इसलिए व्यक्ति को स्वीकार करने हैं क्योंकि उसे भी समाज में जो व्यक्ति हैं उनके हितों की रक्षा करनी है। सबके अपने अपने अधिकार हैं, और लोगों के भी हितों की रक्षा करनी है, खुद के भी करनी है, क्योंकि व्यक्ति को अब ये पता लगने लगता है कि नैतिक और अनैतिक कार्य कौन से हैं। चोरी अनैतिक कार्य है, समाज के नियमों का उल्लंघन करना अनैतिक कार्य है। तो व्यक्ति जो है समाज और कोई संबंध उसके अंदर ये नहीं है कि समझौता कोई हुआ है वो टूट जाएगा या ऐसा कुछ। उसके अपने जो नियम प्रथाएं कानून है, तो व्यक्ति जो है समाज में स्वतंत्रता, अधिकार, अपने राइट्स लेता है, सुरक्षा उसे मिलती है। तो वो ये जो सब है, अगर इनका उल्लंघन होगा तो वो अनैतिक कार्य होगा। यहाँ तक आके व्यक्ति ये समझने लग जाता है। लास्ट स्टेज है इसमें, स्टेज ऑफ जो कॉन्शियसनेस है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की। तो विवेक की अवस्था क्या है? इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति जो है नैतिकता के बारे में सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ जो दृष्टिकोण है वो विकसित हो जाता है। व्यक्ति में विवेक, कॉन्शियस जाग जाता है। वो कॉन्शियस माइंड से ये सोच सकता है कि कौन सा कार्य नैतिक है, कौन सा अनैतिक है। उसे अच्छा बुरा, उचित अनुचित के बारे में उसके खुद के विचार विकसित हो जाते हैं। व्यक्ति का जो नैतिक निर्णय है, एकमात्र उसका आधार सिर्फ उसका विवेक है। मतलब बच्चा, व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा वो अपनी समझ से, अपनी कॉन्शियस से, अपनी विवेक से लेगा, यही उसका आधार है। अतः इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति सामाजिक और सरकारी नियमों की व्याख्या जो भी करनी है अपने दृष्टिकोण, स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार करने में सक्षम हो जाता है। और जो इस अवस्था में नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लग जाता है। मतलब कोई नियम ऐसा है जो बाकी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है, तो वो उसको चुनौती भी दे सकता है। वो खुद कह सकता है कि ये नियम जो है ठीक नहीं बना हुआ, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्शियस लेवल तक वो पहुंच चुका है, चेतना जागृत है उसकी, तो वो चुनौती दे सकता है। जो अब उसके विवेक से जो रूल रेगुलेशन मेल नहीं खाएंगे तो वो चुनौती दे सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति विवेक के सहारे ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। इसीलिए जो आचरण नैतिक होंगे वो उसके स्वयं के विवेक से समर्थन पा जाते हैं, कॉन्शियसनेस हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ इस स्टेज तक आते आते व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी काम करेगा, उसमें उसकी कॉन्शियसनेस होती है, विवेक होता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ये कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस बताए हैं कि किस तरह से इन 6 स्टेजेस को पार करता हुआ ये इसी क्रम में विकसित होते हैं। और इस क्रम तक आते आते व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है और उसे सही गलत हर चीज का, नैतिक अनैतिक का सही रूप में पता लगता है। तो यही कोलबर्ग का हमारा नैतिक विकास का, मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति में मोरल डेवलपमेंट किस तरह से